नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। कौन बटेगा कौन कटेगा, देश में चुनावी संग्राम चल रहा है। दो राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो देश की 47 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा क्षेत्रों में उपचुनाव भी है। ये चुनाव तो स्थानीय मुद्दों पर है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो इस चुनाव में गूंज रहा है वो है बटोगे तो कटोगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये नारा हरियाणा से उठा तो इसकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई पड़ रही है। विपक्षी इंडी गठबंधन के पीडीए और जातिगत जनगणना की मांग पर यह नारा भारी पड़ने लगा है। इसके जवाब में विपक्ष कई नारे तैयार कर रहा है। यहां तक कि बटोगे तो कटोगे के नारे को सांप्रदायिक कहा जाने लगा है। इसे हिंदुओं की एकजुटता का आह्वान मानकर तमाम मुस्लिम संगठन भी मुसलमानों से एकजुट होकर वोट करने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या बीजेपी ने विपक्ष के पीडीए के फॉर्मूले की काट ढूंढ ली है? जातिगत जनगणना की भी काट मिल गई है। हिंदुत्व पर फिर बीजेपी का फोकस बढ़ गया है। और इससे भी बड़ा सवाल है कि इस नारे का क्या सियासी नफा है और क्या नुकसान। इसी पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। इसका एजेंडा है कि देश भर की आदिवासी जातियां आपस में लड़ती रहे। अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी, आरएसएस। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो पहले था, संविधान से पहले जो था वो हो। हम चाहते हैं कि समाज में समानता हो, एकता हो, भाईचारा हो। तो कौन बटेगा और कौन कटेगा, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले, क्योंकि देश भर में चुनाव की गूंज है और इसी बीच बीजेपी इस नारे को हर रैली में दोहरा रही है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, एक है तो सेफ है। इसके क्या मायने हैं, क्योंकि विपक्ष इसे हिंदुत्व संप्रदाय से अब जोड़ने लगा है, तो वहीं बीजेपी इसे जातिगत जनगणना या कहे पीडीए की काट बता रही है। चर्चा करेंगे, खास मेहमान जुड़ रहे, परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ अमित तावरे जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी से नेता योगेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। योगेश से शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी कि पीडीए की काट, जातिगत जनगणना की काट, ये नारा बटोगे तो कटोगे, अब इसे विपक्ष सांप्रदायिक हिंदुत्व से जोड़ने की बात कर रहा है। कह रहा है कि बीजेपी एक बार फिर हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है और हिंदुओं को एकजुट करने का आह्वान यहां पर किया जा रहा है। नहीं, देखिए प्रशिता जी, बटेगा तो कटेगा, एक है तो सेफ। इसको दूसरे संदर्भ में अगर हम देखें तो अनेकता में एकता, यूनाइट इंडिया, अखंड भारत, ये कमोवेश सभी पूर्ववर्ती सरकारों का नारा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देखें तो इनके पूर्ववर्ती नेता श्रीमती इंदिरा जी से लेकर राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह तक एक नारा हुआ करता था, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पर। और आज वही इनके नेता राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना के आधार पर पूरे देश और प्रदेश को विभाजित करने में लगे हुए। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग आज संविधान का हवाला देकर मतदाताओं को भ्रम में डालने का जो असफल प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से माननीय मोदी जी ने जब से 2014 में राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण किया है, तमाम हिंदू और सनातन से जुड़े हुए लोगों को निश्चित रूप से एकजुट करने के लिए अथक प्रयास किए। अखंड भारत, मजबूत भारत, शक्तिशाली राष्ट्र बने, विश्व गुरु बने, इस ओर कदम हमारे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से उसी के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील है। 80-20 का गेम खेलने वाली कांग्रेस अगर अपने गिरेबान में झांके, प्रदेश स्तर पर एक उदाहरण के तौर पर आपके दर्शकों तक बात पहुंचाना चाहूंगा कि माननीय कमलनाथ जी 2023 विधानसभा चुनाव में मुस्लिम धर्मावलंबियों के साथ बैठक करी थी और उसमें जो वीडियो बाहर निकल कर आया था,
कितना शर्मनाक वो वीडियो था। हम्म। क्या एक राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के बड़े नेता को इस प्रकार का बयान ऐसी बैठकों में देना चाहिए? तो निश्चित रूप से साफ झलकता है ठीक है। कि कांग्रेस की मानसिकता तुष्टीकरण की रही है। हम्म। 20% को कलेक्ट करना, 80% को डिवाइड करना, हम्म। ये कांग्रेस की ठीक रणनीति है, है। जवाब ले लेते हैं इसी के अमित जी। अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के दम पर हर बूथ तक माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की गरीब कल्याण से लेकर जन कल्याण तक की नीतियों के माध्यम से हर वर्ग के मतदाताओं का उन्नयन करने में लगी हुई। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं अमित जी से। अमित जी, आवाज मिल रही है? आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अमित जी, आ रही है। ऋषिता, आज मैं बड़ा ही अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हूँ और बड़ा शर्मिंदा हूँ मैं कि आज हमारा जो मुद्दा है कि बटोगे तो कटोगे, इस बात को लेकर आज हमको चैनल पर बैठना पड़ रहा है और इसकी बात भी करना पड़ रही है। आज सुबह जब मेरे पास मेरे एक बचपन के मित्र हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अमेरिका में वो जॉब करते हैं, उनका फोन आया कि क्या ये बात सही है, ऐसे ऐसे बयान जो आ रहे हैं भारत में हमारे देश के प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री के। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये किसके बटने और किसके कटने की बात कर रहे हैं। 145 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति जो कि तीसरी बार सरकार में है, 10 साल से ज्यादा उनको हो गए हों, और यदि वो इस तरह की बात करें कि बटोगे तो कटोगे, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता। ना बटेंगे ना कटेंगे, राहुल जी के साथ चलेंगे। और आप देखिए, वो आरोप तो विपक्ष पर ही लगा रहे हैं कि आप जातिगत जनगणना के नाम पर या यूपी में जो अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला लेकर उतरे, हालांकि उसका फायदा भी मिला आपको वहां पर, उसके आधार पर आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं भारत के लोगों को, हिंदू को। चलिए, विपक्ष इसलिए वो बार बार कह रहे हैं, प्रधानमंत्री तक कह रहे हैं अपनी रैलियों में कि एक है तो सेफ है। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि यदि इन्होंने विपक्ष की बात करी तो बटोगे तो कटोगे के बयान का खंडन तो इनकी सरकार के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब ने कर दिया। तो अजीत दादा तो विपक्ष में है नहीं। बिहार में इनकी जो सत्ताधारी पार्टी है जिसके गठबंधन के सदस्य हैं, जनता दल यूनाइटेड, उनके नेता ने कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है बटने और कटने की। देश की मुख्य समस्या जो है वो बेरोजगारी है, महिला अपराध है, जो उद्योग धंधे हमारे खत्म हो रहे हैं उनकी बात होना चाहिए। और आखिर बटोगे और कटोगे, ये सब सारी बातें जो हैं चुनाव के वक्त पर आखिर क्यों याद आती हैं? क्यों आखिर जब महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है उस वक्त उनको ये बात याद आ रही है? देखिए, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा है मनुस्मृति के बारे में, तो कौन पहले से आखिर बटे हुए हैं? क्यों जो है वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है अपने 100 साल के इतिहास में एक भी किसी दलित व्यक्ति को संघ प्रमुख क्यों नहीं बना पाया? तो ये तो दलित वर्ग जानना चाहता है ना कि हमेशा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का प्रमुख जो है हमेशा सवर्ण व्यक्ति का क्यों बनता है? इस बात का जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को देना चाहिए। और रही बात, मुझे लगता है कि माफी मांगने से भी बड़ी यदि कोई चीज हो, देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है। और कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, पूरा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है। हमारे नेता तो पूरे देश रहना चाहिए। बिल्कुल। वरिष्ठ पत्रकार आशीष द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है आशीष जी, आपसे सीधी प्रतिक्रिया इस पर कि ये जो बटोगे कटोगे की सियासत लंबे समय से चल रही है, हर प्रदेश में, हरियाणा से ये गूंज उठी, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, चुनाव के समय में कहाँ कितना ये नारा काम कर रहा है, और उसके बाद जब चर्चा होगी इस पर तो आखिर कौन बटेगा कौन कटेगा और इस पर सियासत कौन कर रहा है या फिर कौन बांटने की कोशिश कर रहा है? देखिए, बांटने की कोशिश, जातिगत जनगणना और जो आरक्षण और उस तरह की चीजें हैं, इसके अलावा जो है जो बहुसंख्यक समाज से संबंधित कुछ संकेत और संदेश होते हैं, इस तरह की सारी चीजों
को इस नारे से केंद्रित होकर देखा जा रहा है, या देखा जा रहा है कि नारा उस पर केंद्रित है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई दल या कोई इस तरह का कोई राजनीतिक जो फोर्स होती है, अगर वो अपने सबसे कंफर्टेबल समय में है, बेहतर समय में है, तो ऐसे समय पे कभी भी कोई ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए जिसमें विवाद की जगह बने। क्योंकि आप देखिए कि अगर ये नारा आया है बटोगे तो कटोगे, तो इस पे कई भावार्थ निकाले गए हैं। तो ऐसा कोई मौका या ऐसी कोई जगह नहीं बना के ऐसा स्पेस नहीं मिलना चाहिए कहीं कि इस तरह का कोई नया नैरेटिव, नया भावार्थ सेट हो और उस पर विवाद की चीजें बने। दूसरी बात यह है कि इसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने भी कई नारे गढ़ दिए हैं। वो भी नारे जो है उस पर देखा जाए तो उस पर भी बहुत सारी आपत्तियां हो सकती हैं। तो इस तरह की जब चीजें चलती हैं तो समाज पर इस पे कई तरह के असर पड़ते हैं। महाराष्ट्र में अगर ये नारा उछाला गया है तो महाराष्ट्र में खुद अजीत पवार जो उनके भाजपा गठबंधन के बड़े घटक हैं, उन्होंने खुद इसका विरोध किया है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, हालांकि ये इस नारे के कई अर्थ हो सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी बोला कि एक रहने की इसके पीछे एक उद्देश्य भी है, और भी कई सारी चीजें इससे जुड़ सकती हैं जिसके भावार्थ या निहितार्थ हो सकते हैं। तो बेहतर ये होता है या बेहतर ये हो सकता है दोनों दलों के लिए, तीनों दलों के लिए, जो इस पर नए नारे गढ़ रहे हैं, नए भावार्थ निकाल रहे हैं, उससे बेहतर एक ऐसी सामाजिक संरचना की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए जिसमें बंटने कटने और इस तरह की कोई डिवाइडेशन की कोई बात या उभरे भी नहीं या ना आशंका बैठे। दूसरी बात, इस पर अगर हम ये बात करते हैं कि कोई चीज घटेगी या कटेगी, तो वो होनी चाहिए बेरोजगारी घटे, महंगाई घटे, या इस तरह की चीजें, ये सामाजिक समरसता बढ़े, इस पर अगर केंद्रित होकर बड़े दल बात करेंगे तो वो ज्यादा आदर्श स्थितियां बनेंगी। योगेश जी, इस पर जवाब आपसे, और इस पर भी कि हरियाणा में ये नारा आपने दिया, उत्तर प्रदेश में दिया, झारखंड में दिया, महाराष्ट्र में इसका विरोध हो रहा है, कई जगह पर विरोध हो रहा है, आपके ही नेता इसका विरोध कर रहे हैं। अमित जी ने भी कहा, अजित पवार ने सीधे तौर पर, हालांकि उनकी मजबूरी भी हो सकती है, सियासी मजबूरी से कहा जा रहा है कि उनकी एनसीपी में अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा है, उनको भी साथ के चलना है, तो सीधा कह चुके कि महाराष्ट्र में नारा नहीं चलने वाला है। तो बीजेपी को ये भी देखना पड़ेगा। नहीं, देखिए प्रसीता जी, माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा एक है तो सेफ है। उन्होंने यूनाइटेड इंडिया की बात करी। बटोगे तो कटोगे, स्पष्ट रूप से अगर ये जो नारा निकल कर आया है, तो जो पिछले महीनों में बांग्लादेश का जो घटनाक्रम घटित हुआ और वहां जो अल्पसंख्यकों द्वारा हिंदू और सनातन धर्मियों के ऊपर अत्याचार किए गए और जो मंदिरों को तोड़ा गया, तो उसके हवाले से जरूर कुछ नेताओं ने इस बात को निकाला है। बाकी राष्ट्रीय स्तर पर ना प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि बटोगे तो कटोगे, उन्होंने कहा एक है तो से, और निश्चित रूप से देश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी में कहा, हरियाणा में कहा, झारखंड में कहा, जी मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा बटोगे तो कटोगे। जी, तो बांग्लादेश की घटनाक्रम को देखते हुए यूनाइट रहने की जो शिक्षा नेताओं द्वारा मतदाताओं को दी जा रही है, उसमें बुराई क्या है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस संविधान की बात करते हैं, राहुल गांधी जी किताब हिला हिलाकर, काश वो किताब पढ़ लेते। राहुल गांधी जी तो SC ST OBC का आरक्षण खत्म करके अल्पसंख्यकों को देना चाह रहे हैं, तो कौन से संविधान का वो पालन कर रहे हैं। जातिगत जनगणना के आधार पर राहुल गांधी और खड़गे जी पूरे देश और प्रदेश को एकजुट करने का आह्वान बीजेपी यहाँ पर कर रही है, ये माना जाए इससे। विभिन्न जातियों में बटी हुए जो हिंदू थे उनको अगर संगठित करने का प्रयास किया है, तो निश्चित रूप से पूरा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को जाना चाहिए। जो एक वर्ग छिटकेगा, मुस्लिम वर्ग वोट बैंक छिटकेगा बीजेपी से, उसका क्या। महाराष्ट्र में जो परिस्थितियां बन रही है, आपके जो घटक दल है अजित पवार, सीधे वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये नारा नहीं चलने वाला, और इसका सीधा कारण यही है कि अल्पसंख्यकों की संख्या उनकी एनसीपी में ज्यादा है। वो लड़ तो रहे हैं बीजेपी के साथ, लेकिन उनकी विचारधारा अलग है। तो हर राज्य में ये नारा देना सही है? नहीं, देखिए प्रसीता जी, माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का हर नेता अपनी केंद्र द्वारा संचालित गरीब कल्याण से लेकर जन कल्याण तक की नीतियों के माध्यम से हर बूथ पर पूरी शक्ति के साथ हर चुनाव में उतारता है। और जब हमारी योजनाएं संचालित होती है तो उसमें सभी वर्ग के लोग
शामिल होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हिंदू ही उसमें शामिल है, उसमें अल्पसंख्यक वर्ग के बहुत ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी लिस्ट अगर आप उठाकर देखेंगे तो माननीय मोदी जी सभी सबका साथ सबका विकास उस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है अमित जी, इसको पीडीए और जातिगत जनगणना की काट माना जा रहा है कि बीजेपी ने ढूंढ लिया कि नारा इतनी तेजी से चल रहा है कि इस पर भारी पड़ने लगा है, इंडी गठबंधन पर भारी पड़ रहा है। बात कहने का अर्थ है, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बांग्लादेश जैसा एक छोटा सा देश, वहाँ की घटना को लेकर यहाँ पे जो एक डर बनाया जाता है, बड़ा ही हास्यास्पद है। यदि कहीं किसी देश में कोई घटना हो रही है तो क्या 56 इंच का सीधा नहीं है प्रधानमंत्री जी का? ये किस लिए बैठे हैं? और इनको स्पष्ट करना चाहिए कि कौन बटेगा और कौन काटेगा। ये बताने की हिम्मत क्यों नहीं करती कि कौन काटेगा? इसकी इतनी हिम्मत है। और इनको एक बात और बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री जो ये सब बातें करते हैं, एक रही है, एक रही है, एक रही है, अरे तो आप अपने संघ मुख्यालय से पूछकर क्यों नहीं लाल किले से ऐलान करते? योगेश जी बताएंगे, योगेश जी कौन बांटेगा, इसका जवाब तो दे दीजिए, कौन बांटेगा? छोटा सा जवाब। देखिए प्रशीता जी, इसका सीधा सा जवाब है कांग्रेस बांटेगी और भारतीय जनता पार्टी जोड़ेगी। अमित तावड़े जी, का विश्वास, सभी का साथ, सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी का टैगलाइन। ठीक है अमित जी। देखिए हम तो एक बात और बोल रहे हैं, रिश्ता में जिस वर्ग से आता हूँ, मैं तो एक बात और बोलता हूँ मोदी जी से, यदि आप वास्तव में कहना चाहते हैं कि एक है, तो लाल किले से ऐलान करिए कि अब ना कोई सवर्ण रहेगा, ना कोई दलित रहेगा, ना कोई शूद्र रहेगा, ना कोई, ये जातिवाद पूरी तरीके से खत्म। क्या ये ऐलान कर सकते हैं नरेंद्र मोदी जी? या सिर्फ हर चुनाव में आपको इसी तरह की बातें करना है? जवाब ले लीजिए। हाँ योगेश जी। देखिए प्रशीता जी, निश्चित रूप से हम इस और कदम बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी ने अभी 2 दिन पहले अपने एक बयान में कहा है कि हिंदी भारत की राष्ट्र भाषा है, साथ साथ जितनी भी प्रदेश स्तर की विभिन्न भाषाएं, सबको मुख्य भाषाओं में शामिल करना भी भारत सरकार की जिम्मेदारी है, जवाबदारी है, और निश्चित रूप से आप इसमें काम कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय में ये विभिन्न जाति और समूह में बटा हुआ जो सनातन है, उसको निश्चित रूप से हम कलेक्ट करें। अमित जी, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे बड़े भाई अभी अभी भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, इनको आरएसएस की विचारधारा को समझना होगा। मैं योगेश भाई से पूछना चाहता हूं कि 100 साल के इतिहास में क्या एक भी दलित कोई इनको आरएसएस में योग्य नहीं मिला, जिसको 100 साल में एक बार भी संघ प्रमुख बनाया गया होता? इस बात का जवाब पूछे योगेश जी से। इस समाज ने बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग दिए, क्या आरएसएस चीफ नहीं बन सकता था कोई? क्या आप हमेशा उसको डंडा पकड़ाते रहोगे? क्या हमेशा उसको शाखाओं में ले जाते रहोगे? क्या उसको अपने वो तो विपक्ष पे लगातार आरोप लगाते ना, आदिवासी समाज को लेकर आरोप लगाते कि महापुरुषों का सम्मान आपने कभी नहीं किया, जितने भी समय आप सत्ता में रहे। वो उदाहरण देते राष्ट्रपति का। के आर नारायण जी किस वर्ग से आते थे? देश की पहली प्रधानमंत्री किसने थी? महिला। देश की महिला राष्ट्रपति किसने दी? के आर नारायणन जी किस वर्ग से आते थे? मुझे तो इस बात का जवाब दीजिए कि आरएसएस प्रमुख किसी दलित व्यक्ति को आज तक क्यों नहीं बनाया गया? 100 साल बहुत लंबा समय होता है साहब। योगेश जवाब एक हो तो सेफ है, कैसे संदेश हो गया? प्रशीता जी, देखिए प्रशीता जी, इसका सीधा जवाब ये है कि महामहिम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जब द्रौपदी मुर्मू जी का चयन भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो कांग्रेस और उनके अनुवांशिक संगठन भली भांति जानते थे कि नंबर के गेम में, आप बीच में ना बोले, मैंने आपको सुना, नंबर के गेम में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीतेगा। बावजूद इसके इन्होंने यशवंत सिन्हा जैसे वरिष्ठ राजनेता को इन्होंने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और एक आदिवासी महिला उम्मीदवार के विजयी रथ को रोकने के लिए रोड़े अटकाए। तो ये आदिवासी विरोधी मानसिकता कांग्रेस पार्टी की शुरू से रही है। सीताराम केसरी जी का उदाहरण प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब उनको कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई तो किस प्रकार का दुर्व्यवहार सीताराम केसरी जी के साथ गया। इसी प्रकार समय समय पर आदिवासी महापुरुषों का जो
सम्मान होना चाहिए था पिछले 70 वर्षों में, वो कांग्रेस पार्टी ने अपने 55 साल के इतिहास में कभी नहीं किया। और वही दूसरी तरफ माननीय मोदी जी ने जब से राष्ट्रीय राजनीति में पर्दापरण किया है, हम टंटिया मामा से लेकर और रानी दुर्गावती से लेकर पॉलिटिक्स में बात करें, पॉलिटिक्स में बता रहे योगेश जी, अमित जी, योगेश जी बता रहे पॉलिटिक्स में कितनों को हमने पोजीशन दी है, क्या किया है, महापुरुषों का सम्मान, और जो भी सरकार तमाम काम करती है हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए। आरएसएस प्रमुख 100 साल में कोई दलित व्यक्ति क्यों नहीं बन पाया? आरएसएस प्रमुख, अरे डिबेट आरएसएस के ऊपर नहीं है मेरे भाई, थोड़ी सी तैयारी कर लेते। आरएसएस प्रमुख भी दलित समाज से बनेगा, थोड़ा धैर्य धारण करिए। आप घोषणा करते हो कि अगला संघ प्रमुख दलित बनेगा? आप घोषणा करते हो? जी, मैं घोषणा करने वाला क्या होता हूँ? मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक का एक छोटा सा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता। ठीक है आशीष जी का रुक करूंगी। आशीष जी, तो ये जो जातीय आधार को लेकर जो डिफरेंसेस है आज भी हमारे देश में, वो ऐसे किसी भी एक नारे से खत्म नहीं होने वाले हैं। हाँ, लेकिन इन नारों पर सियासत जमकर होती है, राजनीतिक दल इसका फायदा भी जमकर उठाते हैं, लेकिन समाज में जो संदेश जाता है, जो अभी जा रहा है, और जिस तरह की राजनीति इस नारे को लेकर हो रही है, क्या लगता है आपको? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई यहां पर खत्म होने वाली है चुनाव परिणामों के बाद। आशीष जी, आशीष जी आवाज मिल रही है? चलिए ठीक है, योगेश जी का रुख करूंगी। योगेश जी, ठीक है, ये नारा लगातार आप दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी रैलियों में बार बार कह रहे हैं, लेकिन आपको ये भी समझना होगा ना कि चुनावी रैलियों में ये कहना और कहां पर ये नारा काम करेगा और कितना कारगर साबित होगा जहां आपकी ही दल के नेता इसका विरोध ना करें। देखिए प्रसिद्धा जी, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा एक है तो सेफ है। कहने का तात्पर्य ये एक है तो सेफ में सभी वर्ग, सभी समाज के लोग शामिल है उसमें, और अखंड भारत के लिए, भारत को वैश्विक स्तर पर तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी को सबका साथ चाहिए, तभी वो सबका विकास कर पाएंगे। ये कहने का तात्पर्य माननीय मोदी जी का, और हम इसी के अनुरूप काम करते जा रहे हैं। हमारा न समाज को बांटने का कभी भी प्रयास रहा है, न ऐसी कोई हम इच्छा रखते हैं। निश्चित रूप से हम समाज को कलेक्ट करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, और अगर उसमें कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति है तो उनकी आपत्ति इस बात को प्रमाणित करती है कि राजनीति से, कुर्सी से जिस प्रकार राहुल गांधी जी जितना दूर होते जा रहे हैं, उतने ही बेचैनी से नादानी भरे बयान वो निरंतर दिए जा रहे हैं। ठीक है, आशीष जी हमारे साथ जुड़ गए। आशीष जी आवाज मिल रही है? हेलो आशीष जी, आवाज मिल रही है मेरी? जी मिल रही। जिस तरह एकजुट करने की बात यहाँ पर की जा रही है, क्या लगता है आपको ऐसे एकजुट होगा? और ये जो लड़ाई है, ये जो डिफरेंसेस है जाति को लेकर आज भी हमारे समाज में आकर है, हमारे देश में, वो ऐसे खत्म होंगे किसी एक नारे से या उस पर सियासत करने से? लेकिन हाँ, भरपूर फायदा राजनीतिक दलों को जरूर मिलता है इसका। बिल्कुल है, तात्कालिक फायदा हो सकता है, मिल जाता होगा, लेकिन देखिए ये एक लंबे समय की विसंगतियां हैं। बहुत लंबे समय से सामाजिक व्यवस्था में बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारी विडंबनाएं समाज में जुड़ी हुई हैं। तो यदि इस पर बात होती है तो इस बात का जो मैं समझता हूँ कि इसका समाधान करने का वक्त इसलिए भी आ गया है कि अब नई पीढ़ी आ गई है, नया दौर आ गया है, और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे देश की जनगणना है वो होने वाली है। तो ये सारी चीजें इसके इर्द गिर्द हैं। राहुल गांधी ने जो मामला उठाया है वो इससे जुड़ा हुआ लगता है, और जब जनगणना होगी तो ये सबको पता है, सभी समझते भी हैं कि जनगणना में इस तरह की सारी गणनाएं हो जाती हैं कि कौन किस वर्ग का है, उसका आर्थिक आधार क्या है, उसका सामाजिक रुतबा क्या है, ये सारी चीजें उसमें हो जाती हैं। तो ये सारी जो बातें हैं इससे ही जुड़ी हुई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, सामाजिक बिखराव का तो कोई जमाना अब रहा नहीं और ना होना भी चाहिए, लेकिन राजनीतिक दल यदि इस तरह से सोचते हैं तो वो गलत होगा। और यदि इस तरह से सोचते हैं कि यदि आप जो जनगणना अगले साल शुरू होने वाली है उसमें ये सारी चीजें, ये डेटा सामने आ जाए और उसके आधार पर सामाजिक विखंडन या बंटवारे की बजाय जो समाज कमजोर पाया जाए या जो समाज जो उसको उचित मौके दे दिए जाए और सबको सभी का हक दे दिया जाए, तो उसे बुराई क्या है? तो उसकी सवाल सिर्फ व्याख्या का है और मौका आजमाने का है, मौका हथियाने का है। इससे परे यदि सोचा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर ये होगा
कि हर समाज को उसका हक दिया जाए, बराबरी की चीजें दी जाए। इसमें आरक्षण की बात नहीं है, समाज में उत्थान के मौकों की बात है। वो मौके सामने आएंगे तो बटेंगे, कटेंगे, छटेंगे, ये सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। और ये इसलिए मुझे लगता है कि देश के सामने ये मौका है, खुद सरकार के सामने भी ये मौका है कि जब जनगणना होगी तो इन सारी बातों का समाधान वो इसी में ढूंढ ले। हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा कि इस नारे के मायने क्या है, क्योंकि अभी तो फिलहाल चुनाव के समय बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं, तमाम तरीके के इसके और नारे सामने आ रहे हैं और एकजुटता और बांटने की बात यहाँ पर की जा रही है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये नारे ने सियासत का रुख बिल्कुल मोड़ दिया है। देश भर में चुनाव की गूंज है तो वहीं बीजेपी का ये नारा इंडी गठबंधन पर काट की तरह माना जा रहा है या फिर यह कहे कि भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एकजुटता की बात यहां पर की जा रही है तो ये जो लड़ाई है जातिगत समीकरण को लेकर या फिर जातिगत जनगणना को लेकर या फिर अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले को लेकर कि यही चुनावों तक सीमित नहीं है, ये लंबी होने वाली है और आगे पर इस पर सियासत देखने को मिलेगी। फिलहाल एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।